हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बंसर क्लासेस ऑनलाइन। आई एम जयसिंह सूर्यवंशी। लास्ट क्लास में स्टूडेंट हमने दो वायरल डिजीज को डिस्कस कर लिया था। फर्स्ट हमने हेपेटाइटिस या फिर जॉन्डिस को डिस्कस किया था। जो फर्स्ट डिजीज बेटा हम डिस्कस करी थी वो थी हेपेटाइटिस या फिर जॉन्डिस। ठीक है बेटा, साथ ही साथ हमने हेपेटाइटिस और जॉन्डिस डिजीज के साथ सेकेंड डिजीज हम डिस्कस कर ली थी, रेबीज। क्लियर? तो ये दोनों ही डिजीज आप क्लास 8 में पढ़ चुके हो, तो बस आपका रिवीजन हो रहा है। यहाँ पर 9th क्लास में आपको बस थोड़ा सा ज्यादा कंटेंट देखने को मिल रहा है और साथ ही साथ आपका 8th क्लास का रिवाइज हो रहा है। तो इसमें से काफी क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप होमी बाबा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो होमी बाबा एग्जाम में इस चैप्टर से 2 या 3 क्वेश्चंस, अक्सर मिनिमम 2 क्वेश्चंस तो बनते ही हैं, जहाँ पे एक क्वेश्चन डिजीज से बन सकता है या फिर एक क्वेश्चन टर्मिनोलॉजी से बन सकता है। ठीक है, तो बेटा हेपेटाइटिस और जॉन्डिस आपको समझ में आ गया था। रेबीज देखा था हमने, और इन दोनों ही डिजीज में हमने क्या क्या डिस्कस किया था। इन दोनों ही डिजीज के अंदर हमने सबसे पहले पैथोजन को डिस्कस किया था, किस पैथोजन के थ्रू होती है बेटा। तो किस पैथोजन के थ्रू होती है? हेपेटाइटिस किस पैथोजन के थ्रू होती है? तो हमने पढ़ा था अलग अलग पैथोजन थे। एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्विकली लास्ट लेक्चर का। तो बेटा यहाँ पर हेपेटाइटिस डिजीज में 2 तरह के स्ट्रेन देखने को मिलते हैं हमें हेपेटाइटिस वायरस के। तो हेपेटाइटिस एक वायरल डिजीज है बेटा, और ये हेपेटाइटिस वायरल डिजीज के वायरस के 2 स्ट्रेन है। ठीक है, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी। और भी होते हैं लेकिन अभी हम ये ए और बी को ही डिस्कस कर रहे हैं, जिसके थ्रू जनरली जॉन्डिस होता है। ठीक है, तो बेटा जॉन्डिस स्ट्रेन ए या बी के थ्रू होता है, और दोनों का ही हमने ट्रांसमिशन मोड देखा था। जहां पर हेपेटाइटिस ए कंटेमिनेटेड फूड और वाटर के थ्रू होती है, डिस्कस कर लिया था हमने लास्ट लेक्चर में। हेपेटाइटिस ए कंटेमिनेटेड फूड और वाटर के थ्रू होती है। क्लियर बेटा? और हेपेटाइटिस बी किसके थ्रू होती है? हेपेटाइटिस बी होती है बेटा डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू। देखा था हमने कि जितने भी सीक्रेशंस होते हैं एक पेशेंट के, उसके थ्रू एक हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट हो सकता है। ठीक बेटा, रेबीज में हमने पैथोजन देखा था, दोनों को हम एक साथ डिस्कस कर रहे हैं। पहले पैथोजन डिस्कस कर लेते हैं, फिर दोनों के मोड ऑफ ट्रांसमिशन, फिर दोनों के सिम्टम्स, फिर दोनों के प्रिवेंशन एंड क्योर। तो रेबीज बेटा देखा था हमने कि रेबीज का जो पैथोजन है वो एक वायरस है। ठीक है, रेबीज का जो पैथोजन है वो एक वायरस है, और वायरस का मैंने फैमिली भी आपको बताया था, तो आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो रैप्डो फैमिली का एक मेंबर है, एक वायरस है जिसको बोलते हैं हम रेबीज वायरस। ठीक, हेपेटाइटिस बेटा, हेपेटाइटिस किसके थ्रू होती है? हेपेटाइटिस का मोड ऑफ ट्रांसमिशन, हेपेटाइटिस कैसे ट्रांसमिट होती है? तो हमने ये देख लिया कि हेपेटाइटिस कंटेमिनेटेड फूड या वाटर के थ्रू ट्रांसमिट होती है अगर हेपेटाइटिस ए का इन्फेक्शन है। अगर हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन है तो वो डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू होता है, एक डिजीज्ड पर्सन से एक नॉर्मल पर्सन में स्प्रेड होता है। फिर बेटा ये देख लिया था हमने। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा सिम्टम्स। क्या क्या इंडिकेशंस देखने को मिलते हैं हमें जब हेपेटाइटिस होता है या फिर जब रेबीज होता है? कई बार बेटा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेता है कि हाइड्रोफोबिक डिजीज कौन सी है। आपको ऑप्शन में दे देगा, एक रेबीज दे दिया, दूसरा हेपेटाइटिस दे दिया, इन्फ्लुएंजा दे दिया, पोलियो दे दिया। तो बेटा कौन सी डिजीज को बोलते हैं? हाइड्रोफोबिक डिजीज। हाइड्रोफोबिक डिजीज किसे बोलते हैं बेटा? तो हाइड्रोफोबिया कौन सी डिजीज में होता है? रेबीज में। क्यों बेटा? क्योंकि मैंने बताया था कि नेक की मसल्स में, जो नेक की मसल्स होती हैं उसमें क्या होता है? नेक की मसल्स और स्पाइन की मसल्स में क्या होता है बेटा? कॉन्ट्रैक्शन होता है काफी ज्यादा। तो कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से वाटर कंजप्शन और फूड कंजप्शन में डिफिकल्टी होती है। तो इसी
डिजीज को इसलिए बोलते हैं हाइड्रोफोबिक डिजीज। हाइड्रो मतलब होता है बेटा, हाइड्रो मतलब वाटर, और फोबिया मतलब होता है बेटा फियर, मतलब पानी का डर लगता है इसमें, ठीक है। वाटर कंजप्शन में डिफिकल्टी होती है, जो नेक की मसल्स होती है उनमें काफी ज्यादा स्पाम्स क्रिएट होते हैं, और स्पाम्स जनरेट होने की वजह से पेन काफी ज्यादा होता है। हेपेटाइटिस के सिम्टम्स क्या है? हेपेटाइटिस में क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं? तो मैंने बताया था, एक तो स्किन की येलोनेस देखने को मिलती है, स्किन जो है येलो कलर की शो होती है, आईज में येलो कलर दिखाई देता है आपको, ठीक है। एनलार्ज लीवर, एनलार्ज लीवर, ठीक है बेटा। और क्या होता है? एक्सेसिव ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी, एक्सेसिव ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी, ये हमने डिस्कस कर लिया था। कुछ ये क्या थे इनके, ये इनके एक साइंस थे जो कि इस डिजीज में देखने को मिलते हैं। बाकी सिम्टम्स बेटा कॉमन होते हैं, इंडिकेशन कॉमन इंडिकेशंस होते हैं, जैसे वॉमिटिंग, हेडेक, फीवर, ये दोनों डिजीज के अंदर ही देखने को मिलते हैं, ठीक है बेटा। तो ये दोनों डिजीज के बारे में हो गया। लास्ट पॉइंट रह गया इन दोनों डिजीज का ट्रीटमेंट। हमने ट्रीटमेंट भी देखा था, तो क्या ट्रीटमेंट है? पोलियो का ट्रीटमेंट, पोलियो का क्या, सॉरी, हेपेटाइटिस का क्या ट्रीटमेंट है बेटा? तो आपको जैसे पता चल रहा है कि हेपेटाइटिस के थ्रू होता है, तो कंटामिनेट फूड और वाटर के थ्रू, मतलब आपको कैसा फूड लेना चाहिए? जो कि हाइजेनिक फूड हो, ठीक है। वाटर कैसा लेना चाहिए? जो कि प्योर वाटर हो, ठीक है, डिसइंफेक्टेंट वाटर हो। अगर हम रेबीज का ट्रीटमेंट देखें तो रेबीज का क्या ट्रीटमेंट? रेबीज आपको पता है किसके थ्रू होता है? बाय द बाइट ऑफ जितने भी रैबिड एनिमल्स होते हैं, ठीक है, बाय द बाइट ऑफ रैबिड एनिमल्स। और रैबिड एनिमल्स कौन कौन से हो सकते हैं बेटा? डॉग हो सकता है, फॉक्स हो सकता है, जैकल हो सकता है, वुल्फ हो सकता है। तो इन सबके बाइट के थ्रू भी रैबीज हो सकता है। अब ट्रीटमेंट क्या है? तो रैबीज डिजीज का आप कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं? जितने भी स्ट्रे डॉग्स हैं, जितने भी स्ट्रे डॉग्स हैं उनसे कांटेक्ट को अवॉइड कर सकते हो, ठीक है। जितने भी स्ट्रे डॉग्स होते हैं बेटा उनसे कांटेक्ट अवॉइड कर सकते हो, ठीक। जितने भी आपके पेट एनिमल्स हैं उनका इम्यूनाइजेशन कर सकते हो, उनको वैक्सीनेशन कर सकते हो। अगर सपोज आपको किसी रैबिड एनिमल्स ने बाइट कर लिया है, तब क्या करना चाहिए आपको? वैक्सीन्स लेनी चाहिए, ठीक है, एंटी रैबीज वैक्सीन्स लेनी चाहिए। और हमने साथ साथ ये भी पढ़ा था कि रैबीज की वैक्सीन्स को सबसे पहले डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट थे बेटा पास्चर, लुइस पास्चर। आप पास्चराइजेशन टेक्निक पढ़ते हो ना, तो वही लुइस पास्चर थे जिन्होंने फर्स्ट इस रैबीज के इंजेक्शंस या रैबीज के वैक्सीन्स को डिस्कवर किया था। तो पहले 14 इंजेक्शंस या 40 वैक्सीन्स होती थी, आजकल जो वैक्सीन्स यूज की जाती है वो 5 वैक्सीन्स होती हैं। क्लियर? ये हम डिस्कस कर लिया था। और अलग अलग टाइम इंटरवल में होती है, फर्स्ट 3 डेज में, है ना, फर्स्ट डे, फिर आफ्टर 2 डेज, फिर 6 डेज। तो इस तरीके से इसका अलग अलग टाइम इंटरवल होता है, तो उस बीच में ये 5 वैक्सीन्स ली जाती है। क्लियर बेटा? इसके बाद में हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किया था कि एड्स का फर्स्ट पेशेंट, एड्स जो कि क्या नाम है एड्स का पूरा बेटा? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। तो ये एड्स का फर्स्ट पेशेंट कहां मिला था बेटा? फर्स्ट पेशेंट कहां रिपोर्ट हुआ था? यूएसए में। इंडिया में कहां हुआ था? तो चेन्नई में। एड्स किसके थ्रू होता है बेटा? तो HIV वायरस, और ये वायरस ह्यूमन को इन्फेक्ट करते हैं, ठीक है। ह्यूमन नाम क्या है इसका बेटा पूरा? कई बार दे देता है, तो आपको नाम पता होना चाहिए, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। और साथ ही साथ हमने एक कैंपेन का नाम पढ़ा था, एंटी बर्थ कैंपेन, ठीक है। जितने भी रोड साइड एनिमल्स होते हैं, डॉग्स होते हैं, उनकी ब्रीडिंग को या रेस्ट्रिक्ट करते हैं ये कैंपेन, ठीक है, ताकि उनके नंबर्स ना इंक्रीज हो। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे बेटा नेक्स्ट वायरल डिजीज को। 3rd नंबर की वायरल डिजीज है पोलियो। बेटा आप जितना ज्यादा रिवाइज करोगे इसको उतना ही ज्यादा याद होगा, ठीक है। तो आपको एज इट इज याद करना है, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स है, तो आपको लर्न करना ही पड़ेंगे, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है।
तो बेटा पोलियो डिजीज सबसे पहले आपको पता चल गया कि ये एक वायरल डिजीज है, ठीक है। और वायरस का नाम क्या बेटा? पोलियो वायरस या पोलियोमाइलिटिस, ठीक है। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कैसे ये ट्रांसमिट होता है बेटा? तो यहाँ पे लिखा हुआ है थ्रू फूड और वाटर कंटेमिनेटेड विद स्टूल एंड यूरिन ऑफ पेशेंट। अगर आपका जो फूड है या वाटर किसी पेशेंट के स्टूल या फिर यूरिन के कांटेक्ट में आ जाता है तब ये डिजीज ट्रांसमिट होती है। क्लियर बेटा? तो आपका जो फूड है वो हाइजेनिक होना चाहिए, वाटर प्योर फॉर्म में होना चाहिए इस डिजीज से प्रिवेंशन के लिए, ठीक है। अगर आपका जो फूड है या फिर वाटर अगर किसी पेशेंट के यूरिन या फिर स्टूल के कांटेक्ट में आ जाता है तब ये डिजीज स्प्रेड होती है, ट्रांसमिट होती है। क्लियर बेटा? तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन समझ में आ गया आपको। इसके बाद में ये आपकी बॉडी के कौन से पार्ट को अफेक्ट करता है? तो मेनली जो पोलियो है आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, ठीक है। किसको अफेक्ट करता है बेटा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। जैसे ही आप फूड लेते हो या फिर वाटर लेते हो कंटेमिनेटेड जो किसी पेशेंट के कांटेक्ट में आया बेटा, तो सबसे पहले ये वायरस आपके इंटेस्टाइन में पहुंचता है, ठीक है। इंटेस्टाइन से ब्लड स्ट्रीम या फिर लिम्फेटिक स्ट्रीम के थ्रू सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पहुंचता है, ठीक है। जो आपका नर्वस सिस्टम है सेंट्रल नर्वस सिस्टम वहां पहुंचता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाद बेटा, क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के क्या कंपोनेंट है यहाँ पर लिखा हुआ है ब्रैकेट में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कंपोनेंट है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो जैसे ही सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पहुंचता है तो आपको पता है आपकी बॉडी का पूरा कंट्रोल करने का काम कौन करता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और जब आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम ही अफेक्ट हो जाएगा तो आप बॉडी का जितना भी मूवमेंट है या फिर फंक्शनिंग है वो डिस्टर्ब होगी। तो जैसे ही ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है बेटा, उसके बाद में ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आपके स्पाइनल नर्व्स को डैमेज करता है। जितनी भी स्पाइनल नर्व्स हैं या फिर बोल सकते हैं जितने भी स्पाइनल नर्व्स में भी कौन सी टाइप की? मोटर नर्व्स है, ठीक है। मोटर नर्व्स कौन सी होती है बेटा? जो कि क्या होती है? जो कि मैसेज को वापस लेके आती है, ब्रेन से मैसेज को वापस लाने वाली नर्व्स कौन सी होती है? मोटर नर्व्स। तो अलग अलग टाइप की नर्व्स होती है आपकी बॉडी के अंदर। एक नर्व होती है सेंसरी नर्व, जब आपको कोई भी सेंसेशन होता है आपकी बॉडी में तो उन सेंसेशन को लेके कौन जाती है ब्रेन तक? तो सेंसरी नर्व्स। वापस ब्रेन से मैसेज को लाने का काम कौन करती है बेटा? तो मोटर नर्व, ठीक है। और एक और टाइप की नर्व होती है जिसको बोलते हैं बेटा रिले नर्व। तो ये मोटर नर्व है, ये मैसेज को ब्रेन से वापस लाने का काम करती है कि आपको क्या एक्शन करना है। तो जब आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम वाला पार्ट अफेक्ट होगा तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट है बेटा, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड आपके बॉडी के सडन जितने भी फंक्शंस होते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन, उनको कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। और जहां भी सोचने वाली बात होती है, जहां भी थिंकिंग एबिलिटी वाली बात होती है, उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? ब्रेन। तो इस डिजीज के अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम अफेक्ट होता है और मेनली स्पाइनल कॉर्ड की मोटर नर्व्स अफेक्ट होती हैं, ठीक है। और जब मोटर नर्व्स अफेक्ट होती है हमारे स्पाइनल कॉर्ड की, तब क्या होता है बेटा? हमारी बॉडी के मस्कुलर कंट्रोल में डिस्टरबेंस होता है। हम जो भी मूवमेंट करते हैं उस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है, मूवमेंट प्रॉपर्ली नहीं कर पाते हैं। तो देखा होगा आपने, जो बच्चे होते हैं बच्चों को मेनली ये वायरस अफेक्ट करता है, जो 5 साल से कम के बच्चे होते हैं। कुछ सिम्टम्स दे रखे हैं बेटा यहाँ पर, हेडेक, फीवर, हर डिजीज के अंदर होते हैं, बहुत ही कॉमन सिम्टम्स होते हैं ये। लॉस ऑफ हेड सपोर्ट, ठीक है। इसके बाद में सेकंड दे रखा है यहाँ पे, एज अ वायरस डैमेजेस ब्रेन नर्व्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, लेग्स बिकम पैरालाइज। देखा होगा आपने बच्चों में कि उनके वो मतलब उनका जो पैर वाला पोर्शन होता है, जो लेग रीजन होता है, वो अफेक्ट होता है मेनली इसमें, ठीक है। तो वो चलने फिरने में उनको बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है, ठीक है बेटा। थर्ड लिखा है यहाँ पे, स्टिफनेस ऑफ नेक, है ना, एंड कन्वुलेशंस। तो कन्वुलेशंस क्या होते हैं बेटा? कॉन्ट्रैक्शंस और रिलैक्सेशंस होते हैं, ठीक है। इसके बाद में प्रिवेंशन एंड क्योर दे रखा है। क्या प्रिवेंशन और क्योर है इसके लिए? तो आपको पता है एक वैक्सीन होती है ना, पोलियो वैक्सीन, जहाँ पे पोलियो वैक्सीन की 3 ड्रॉप्स दी जाती है बच्चों को। तो कैंप होता है पल्स पोलियो कैंप, ठीक है। तो पोलियो कैंप में क्या दिया जाता है बेटा? वैक्सीनेशन किया जाता है बच्चों का, ठीक है।
इसके बाद में पल्स पोलियो प्रोग्राम इज प्रोग्राम ऑर्गेनाइज इन अवर कंट्री टू गिव पोलियो वैक्सीन टू चिल्ड्रन। क्वेश्चन यहां से बनता है बेटा, इसको अंडरलाइन कर लेना कि पल्स पोलियो प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ था, तो ईयर इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाता है बेटा, इम्यूनाइजेशन किया जाता है। अब इम्यूनाइजेशन का मतलब आप समझ चुके हो कि इम्यूनाइजेशन का मतलब क्या होता है। इम्यूनाइजेशन मतलब क्या होता है बेटा, तो हमने पढ़ा था इम्यूनाइजेशन के अंदर वैक्सीन के थ्रू बॉडी के इम्यून सिस्टम को एनहांस किया जाता है, इवोक किया जाता है। बॉडी की जितनी भी इम्यून सेल्स होती हैं उनको इवोक किया जाता है ताकि वो पैथोजन से फाइट करे। क्लियर। तो वैक्सीन किस लिए दी जाती है बेटा, वैक्सीन इम्यूनाइजेशन के लिए दी जाती है, प्रिवेंशन के लिए दी जाती है। क्लियर। क्या पढ़ा था हमने वैक्सीन में, क्या पढ़ा था बेटा कि वैक्सीन में जो डिजीज होती है उसके पैथोजेंस को यूज किया जाता है। सपोज कोई वायरल डिजीज है तो वायरस को यूज किया जाएगा उस डिजीज के। क्लियर। और इसी वायरस के सस्पेंशन को इंजेक्शन के थ्रू या फिर ऑरल रूट के थ्रू एक हेल्दी पर्सन को दिया जाता है ताकि उसे इन फ्यूचर वो डिजीज ना हो। क्लियर बेटा, ये हमने पहले ही पढ़ चुके हैं जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था कि वैक्सीन क्या होती है। क्लियर। तो यहां से एक क्वेश्चन और बन जाता है, फादर ऑफ वैक्सीनेशन कौन है। फर्स्ट फादर ऑफ वैक्सीनेशन कौन है, तो बेटा कौन है, तो एडवर्ड जेनर। कौन है बेटा, एडवर्ड जेनर, जिन्होंने सबसे पहले वो काऊ के थ्रू एक वैक्सीन तैयार की थी, ठीक है, और वो चिकन पॉक्स के लिए यूज की गई थी फर्स्ट टाइम। तो फर्स्ट वैक्सीन किसने डेवलप की थी बेटा, तो किसने डेवलप की थी, एडवर्ड जेनर। ठीक, कई बार आपको एमसीक्यूज की फॉर्म में देखने को मिल सकता है। तो ठीक है बेटा, आप समझे इसको कि क्या है पोलियो डिजीज। तो पोलियो एक वायरल डिजीज है, ठीक है। वायरस का नाम क्या है बेटा, पोलियो वायरस, और फैमिली का नाम क्या है, पोलियो वायरस की फैमिली का नाम पॉलीमेलाइटस, या बोल सकते हैं पॉलीमेलाइटस वायरस। ठीक है। इसके बाद बेटा ये कैसे ट्रांसमिट होती है, तो अगर आपका फूड या फिर वाटर किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आता है तब ये डिजीज ट्रांसमिट होती है। ठीक है। और कौन से पार्ट को अफेक्ट करता है ये डिजीज या फिर ये वायरस, तो मेनली सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। ठीक है। जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू ये डिजीज स्पाइनल कॉर्ड्स की, स्पाइनल नर्व्स की, मोटर नर्व्स को अफेक्ट करती है मेनली। और जब मोटर नर्व्स अफेक्ट होती है तो मैसेज को वापस लाने वाला जो मोटर नर्व्स होती हैं उन मतलब वो मेनली इस डिजीज से अफेक्ट होती हैं, और जब वही अफेक्ट होंगी तो हम मस्कुलर मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। ठीक है। ये समझ में आ गया आपको, ट्रीटमेंट समझ में आ गया। ट्रीटमेंट में क्या करना चाहिए, तो ट्रीटमेंट में आपको फूड जो है वो हाइजेनिक फूड लेना चाहिए। ठीक है। साथ ही साथ आपका जो वाटर है वो कैसा होना चाहिए, प्योर। क्लियर बेटा, डिसइंफेक्टेंट। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट दे रखे हैं वो देख लेते हैं हम। पल्स पोलियो प्रोग्राम से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स रखे हैं, पीपीआईपी पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। तो ये बेटा लॉन्च कब हुआ था, तो 1995 टू 1996 में ये लॉन्च हुआ था। इनमें जितने भी चिल्ड्रंस होते हैं उनको इम्यूनाइज किया जाता है, इम्यूनाइजेशन किया जाता है उनका, ताकि उन्हें ये डिजीज ना हो। तो प्रिवेंशन के लिए इनका ये इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कंडक्ट किया जाता है। क्लियर बेटा। तो 5 साल से कम के बच्चों को इसमें ऑरल ड्रॉप्स दी जाती है, 3 ड्रॉप्स यूज की जाती है ऑरल रूट के थ्रू, है ना, ऑरल रूट के थ्रू दी जाती है, इंजेक्शन के थ्रू नहीं दी जाती बेटा, ऑरल रूट के थ्रू दी जाती है। और कब कब दी जाती है, तो यहाँ पे लिखा है डोज लिखी है यहाँ पर। तो फर्स्ट डोज दी जाती है बेटा स्टार्टिंग के 1.5 मंथ में, 1.5 मंथ में दी जाती है, उसके बाद में 2.5 मंथ में, उसके बाद 3.5 मंथ में, और उसके बाद एक फाइनल डोज देते हैं, 4th डोज, जो कि बूस्टर डोज होती है बेटा, है ना, हाई डोज होती है। और ये कब दी जाती है, तो 1.5 साल के एज के टाइम पे दी जाती है। क्लियर। कब कब दी जाती है बेटा, पहले 1.5 मंथ में, फिर 2.5 मंथ में, फिर 3.5 मंथ में, और कब दी जाती है, एक फाइनल डोज दी जाती है जिसे बोलते हैं हम बूस्टर डोज, जो कि 1.5 साल की एज में दी जाती है। तो हमने देख लिया कि पोलियो डिजीज वायरस के थ्रू होती है। पोलियो डिजीज में सेंट्रल नर्वस सिस्टम अफेक्ट होता है और मेनली स्पाइनल नर्व्स अफेक्ट होती हैं। ठीक है। और स्पाइनल नर्व्स में भी कौन सी नर्व्स, मोटर नर्व्स अफेक्ट होती हैं। ठीक है।
जिसकी वजह से हम मस्कुलर मूवमेंट्स नहीं कर पाते। तो आपको प्रिवेंशन समझ में आ गया, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं डिजीज को। तो आपको समझ में आ गया कि कंटेमिनेटेड फूड और वाटर के थ्रू होती है, तो कैसे इसको प्रिवेंट किया जाए। साथ ही साथ ये समझ में आ गया आपको कि अगर प्रिवेंशन करना है तो ये जो पोलियो वैक्सीन होती है इससे इम्यूनाइज करना पड़ता है 5 साल से कम के बच्चों को, और इसके लिए एक प्रोग्राम कंडक्ट किया था जिसका नाम है PPIP, पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। इसमें 5 साल से कम के बच्चों को इम्यूनाइज किया जाता है, और इसकी डोज जो होती है 4 डोज होती है। फर्स्ट डोज 1.5 मंथ में, सेकेंड डोज 2.5 मंथ में, थर्ड डोज 3.5 मंथ में, उसके बाद एक फाइनल डोज होती है बेटा, जिसे बोलते हैं हम बूस्टर डोज, और ये दी जाती है 1.5 साल में। क्लियर? तो ये सब समझ में आ गया हमें। फिर बोल रहा हूं इसको अंडरलाइन कर लेना, इसको स्टार कर लेना, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बन जाता है पल्स पोलियो प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ था, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यहां से। ठीक है बेटा, समझ में आ गया ये पूरा? ठीक है, बढ़े आगे। आप साथ के साथ में रिवाइज भी करते जा करो, जैसे मैं आपको बोलूं साथ साथ में आप भी रिवाइज करते जा करो। तो क्या होगा, इससे आपको बार बार बोलने से वो चीजें उसी टाइम लर्न हो जाएगी, आपको बाद में अलग से लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके पास में बहुत सारे लेक्चर है और इतना टाइम नहीं होता है आपके पास में कि आप सारा दिन फोन लेके बार बार वीडियो देखें या फिर नोट्स बनाने के लिए टाइम वेस्ट करें। ठीक है, तो साथ साथ ही नोट्स बनाए, साथ साथ ही लिखते जाए और साथ साथ ही लर्न करते जाओ, तब ये काम पूरा होगा, अच्छे से होगा। और अब हमारे डेली टेस्ट भी कंडक्ट होने वाले हैं, तो डेली चैप्टर में जो आप पढ़ोगे उससे रिलेटेड आपको टेस्ट में क्वेश्चंस करने को मिलेंगे, तो आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी साथ के साथ में, तो ये आपके लिए और ज्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो डेली अलग अलग हम एक टॉपिक में से अलग अलग क्वेश्चंस को करेंगे, तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, वो टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, तो साथ साथ ही हमें पढ़ते चलना है, हमें बात के लिए काम नहीं रखना है हमें। ठीक है बेटा, नेक्स्ट डिजीज है, नेक्स्ट वायरल डिजीज का नाम बेटा इन्फ्लुएंजा। नेक्स्ट वायरल डिजीज है बेटा इन्फ्लुएंजा। ठीक है, हमने फर्स्ट डिजीज हेपेटाइटिस पढ़ ली। ठीक, इसके बाद में सेकंड डिजीज पढ़ ली बेटा हमने रेबीज, थर्ड डिजीज पढ़ ली हमने पोलियो, फोर्थ डिजीज पढ़ रहे हैं हम इन्फ्लुएंजा। ठीक है, तो इन्फ्लुएंजा जैसे यहाँ पे लिखा बेटा कॉमनली नोन एज फ्लू, तो आपको जैसे फ्लू सुनने को मिलते हैं, तो वो सारे क्या होते हैं बेटा इन्फ्लुएंजा वायरस के थ्रू होते हैं। तो इन्फ्लुएंजा किस पैथोजन के थ्रू होता है बेटा, इन्फ्लुएंजा वायरस के थ्रू, या फिर बोल सकते हैं हम मिक्सी वायरस इन्फ्लुएंजा के थ्रू। ठीक है, तो डायरेक्टली अगर ऑप्शन में आपको देता है इन्फ्लुएंजा वायरस या फिर दे रखा होता है मिक्सी वायरस। ठीक है, अब इस डिजीज को कॉमन फ्लू की तरह देखते हैं हम कि जितने भी हमें कॉमन कोल्ड फ्लूज होते हैं उनकी तरह ही होता है ये इन्फ्लुएंजा, वैसे ही सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, लेकिन जो कॉमन कोल्ड और फ्लू होता है उससे थोड़ा से सीवियर इसके सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। फीवर काफी ज्यादा होता है, ठीक है, नेजल डिस्चार्ज होता है, वॉमिटिंग होती है, हेडेक होता है बेटा। ठीक है, इसके बाद में सॉर थ्रोट, खराश होती है गले में, रनिंग नोज, नेजल डिस्चार्ज होता है बेटा, हेडेक, पेन इन मसल्स और टायर्डनेस जैसी कंडीशन देखने को मिलती है। ठीक है, एक कॉमन फ्लू और कोल्ड के अंदर भी हमें यही सब होता है। ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इंफेक्शन होता है, क्यों? क्योंकि ये जो वायरस है मेनली वो किसके थ्रू ट्रांसमिट होता है, एयर के थ्रू। ठीक है बेटा, तो हमने डिस्कस किया था जहां पे हमने देखा था कि टिश्यू स्पेसिफिक और ऑर्गन स्पेसिफिक डिजीज, तो ये कैसी डिजीज है बेटा, टिश्यू स्पेसिफिक और ऑर्गन स्पेसिफिक डिजीज। क्यों? क्योंकि ये जो वायरस है इसका इन्फेक्शन या फिर इसका ट्रांसमिशन हमें किसके थ्रू होता है, एयर के थ्रू। ठीक है, कंटेमिनेटेड एयर के थ्रू। अगर एयर के थ्रू ये हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जा रही है ये वायरस या फिर ये डिजीज, तो हमारे कौन से बॉडी ऑर्गन को अफेक्ट करेगी, तो आप बिल्कुल गैस कर सकते हो, बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा कौन से बॉडी ऑर्गन को अफेक्ट करेगी अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू जा रही है ना। अगर हम उसे इनहेल कर रहे हैं, ऐसी कंटेमिनेटेड एयर को जिसमें ये वायरस प्रेजेंट है उसे हम इनहेल कर रहे हैं, तो ये कहां जाएगी बेटा, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। और कौन से ऑर्गन को जाके अफेक्ट करेगी, तो बिल्कुल सिंपल है बेटा, किसको अफेक्ट करेगी, हमारे लंग्स को। तो लंग्स में इंफेक्शन होता है, तो लंग्स के अंदर इंफेक्शन होता है, साथ ही साथ में हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी इंफेक्शन होता है।
ठीक है, क्योंकि हम इनहेल करते हैं इसको, तो इसी वजह से सॉर थ्रोट, ठीक है, नेजल डिस्चार्ज, वॉमिटिंग, हेडेक, पेन, टायर्डनेस, ऐसी यहाँ पे सिम्टम्स देखने को हमें मिलते हैं। इसके लिए बेटा क्या प्रिवेंशन क्योर कर सकते हैं? तो प्रिवेंशन और क्योर आपको खुद समझ में आ जाने चाहिए। जैसे हम मोड ऑफ ट्रांसमिशन देखते हैं, ठीक है, जैसे ही आपको मोड ऑफ ट्रांसमिशन अगर पता है तो आपको प्रिवेंशन एंड क्योर कोई मतलब इतना ज्यादा याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों बेटा, क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा कि अगर आपको मोड ऑफ ट्रांसमिशन पता है तो प्रिवेंशन क्योर याद रखने की जरूरत नहीं है। खासकर प्रिवेंशन तो याद रखने की जरूरत नहीं, क्योर भले याद कर सकते हो आप, प्रिवेंशन आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको पता है जब ये डिजीज कंटेमिनेटेड एयर के थ्रू हो रही है बेटा, तो क्या आपको प्रिवेंशन करने पड़ेंगे, ठीक है, आपको मास्क यूज करना चाहिए, है ना, आपको जब भी आपको छींक आए, खांसी आए, तब आपको रुमाल यूज करना चाहिए। तो ये सब क्या प्रिवेंशन है इस डिजीज के, क्लियर? तो हम ये लिख सकते हैं, अगर आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आता है प्रिवेंशन लिखने के लिए तो आप सिंपली उसको लिख सकते हैं, थोड़ा सोचना पड़ेगा बस आपको। तो प्रिवेंशन एंड क्योर क्या है बेटा? इसका एनुअल इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन किया जाना चाहिए। हर साल इन्फ्लुएंजा का वैक्सीनेशन होता है, जब भी ये डिजीज स्प्रेड होती है तब इसका वैक्सीनेशन किया जाता है ना, ताकि आपको डिजीज ना हो। इसके बाद में पर्सन सफरिंग फ्रॉम इन्फ्लुएंजा शुड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, है ना। आप ये इसी डिजीज के लिए नहीं है, कोई भी डिजीज हो, आपको कोई भी टाइप की डिजीज, तो आपको ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में वाटर पीना चाहिए। तो उससे क्या होता है, पानी ज्यादा पीने से आपका जो बॉडी में जितने भी पैथोजेंस होते हैं वो या तो बोल सकते हैं यूरिन के थ्रू या फिर फेशियल रूट के थ्रू बाहर रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद में कंसल्ट डॉक्टर, अगर आप इलनेस ज्यादा दिख रही है तब आपको डॉक्टर से भी कंसल्ट करना चाहिए और बिना डॉक्टर के प्रेस्क्राइब किए कोई मेडिसिन या कोई ट्रीटमेंट अपने आप नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं बेटा। इन्फ्लुएंजा डिजीज में हमने क्या देखा, तो इन्फ्लुएंजा डिजीज कौन से वायरस के थ्रू होती है, पहले तो हमें समझ में आ गया कि इन्फ्लुएंजा डिजीज इन्फ्लुएंजा वायरस के थ्रू होती है। इसे कॉमन फ्लू भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इसको कॉमन फ्लू? जैसे हमें फ्लू में सिम्टम्स शो होते हैं हमारी बॉडी के ऊपर, वैसे ही इस डिजीज में भी वैसे ही सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। तो सिमिलर है ये फ्लूज के, है ना, लेकिन थोड़ी सीवियर है ये, थोड़ी उससे ज्यादा हार्मफुल है ये, जितनी फ्लूज होते हैं उनसे ज्यादा हार्मफुल है ये। क्या क्या ट्रांसमिशन है इसका, कैसे ट्रांसमिट होती है ये? तो ये होती है बेटा कंटेमिनेटेड एयर के थ्रू। जो वायरसेस हैं वो एयर में प्रेजेंट होते हैं और एयर के थ्रू हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाके इन्फेक्शन कॉज करते हैं। जैसे हम उस कंटेमिनेटेड एयर को इनहेल करते हैं, ये हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू लंग्स में इन्फेक्शन करते हैं। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन होता है और साथ साथ लंग्स में इन्फेक्शन होता है। तो म्यूकस सीक्रेट, म्यूकस ज्यादा रिलीज होता है आपके कफ के थ्रू, ठीक है। इसके बाद में हेडेक, नेजल डिस्चार्ज, ठीक है, सॉर थ्रोट, खराश होती है गले में, तो ये सब आपको कंडीशन देखने को मिलती है। साथ साथ टायर्डनेस, हर डिजीज में होती है टायर्डनेस। इसके बाद में क्या क्या हम इसके लिए प्रिवेंशन और क्योर कर सकते हैं? तो फर्स्ट आपको मास्क का यूज करना चाहिए, ठीक है, हैंड वॉश करना चाहिए प्रॉपर, ठीक। इसके बाद में हाइजीन मेंटेन करना चाहिए, पानी ज्यादा पीना चाहिए, इन्फ्लुएंजा का वैक्सीनेशन कराना चाहिए और डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए अगर ज्यादा इलनेस लगे तो। बेटा हमने ये अभी 2 डिजीज डिस्कस करी। फर्स्ट हम डिस्कस करी पोलियो, जहां पर हमने पोलियो डिजीज का वायरस, पोलियो डिजीज कैसे ट्रांसमिट होती है, पोलियो डिजीज के सिम्टम्स क्या क्या इंडिकेशंस होते हैं और पोलियो डिजीज के प्रिवेंशन एंड क्योर को डिस्कस किया। ऐसे बेटा हमने इन्फ्लुएंजा डिजीज में भी पैथोजन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, सिम्टम्स एंड प्रिवेंशन एंड क्योर को डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट डिजीज देखेंगे बेटा हम डेंगू, ये भी आप 8th क्लास में पढ़ चुके हो। तो बहुत ही सिंपल डिजीज है, पता ही है आपको कि किसके थ्रू ये ट्रांसमिट होती है। तो एक मॉस्किटो होता है बेटा एडिस एजिप्टी, ठीक है, ये तो पता चल गया हमें कि एक वायरल डिजीज है। और ये वायरस जो डेंगू का वायरस है उसका नाम क्या है बेटा? तो डैन 1-2 वायरस। क्या नाम बेटा? डैन
कैपिटल डी, कैपिटल ई, कैपिटल एन, डैश 1, ऐसे कैपिटल डी, कैपिटल ई, कैपिटल एन, डैश 2। तो दो वायरस है मेनली बेटा, डैन 1 और डैन 2 वायरस। तो ये दोनों डैन 1 और डैन 2 स्ट्रेन है वायरस के, ठीक है, अलग अलग फॉर्म में वायरस की। और ये वायरस जो है ये किसके थ्रू ट्रांसमिट होता है, इसको ट्रांसमिट करने वाला एनिमल कौन सा है, या फिर बोल सकते हैं इंसेक्ट कौन सा है। तो कौन सा इंसेक्ट है बेटा, कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म है वेक्टर, इसका है मॉस्क्यूटो। कौन सा और मॉस्क्यूटो में पूछ लिया कि कौन सा मॉस्क्यूटो है बेटा, है ना, कौन सा मॉस्क्यूटो है, तो एडिस एजिप्टी। कौन सा मॉस्क्यूटो है बेटा, एडिस एजिप्टी, ठीक है। इसके बाद में बेटा क्या सिम्टम्स होते हैं, तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो डेंगू फीवर होता है, डेंगू में हाई फीवर होता है, और ये फीवर आपको डे टाइम में आता है, ठीक है, ये फीवर आपको डे टाइम में आता है। और इसका जो मॉस्क्यूटो है एडिस एजिप्टी बेटा, वो भी डे टाइम में ज्यादा एक्टिवेट होता है। तो इसलिए जब ये मॉस्क्यूटो बाइट करते हैं तो जनरली ये मॉस्क्यूटो डे टाइम में ही बाइट करते हैं, ठीक है। इस देखते हैं फिर क्या इसके सिम्टम्स है। तो इसको इसके एक स्पेसिफिक साइन है, पहले वो बताया था बेटा। तो इसमें क्या होता है कि जो आईबॉल के मूवमेंट होते हैं, जब हम आंखों को घुमाते हैं तब उसमें काफी ज्यादा डिफिकल्टी होती है, पेन काफी ज्यादा होता है ना, आईबॉल के बैक साइड में पेन काफी ज्यादा होता है, साथ साथ जॉइंट पेन होता है। तो ये इसके कुछ सिम्टम्स है, सॉरी साइंस है। और बाकी जो देखेंगे हम काफी सारे सिम्टम्स है, जैसे हाई फीवर, ठीक है, हेडेक, एब्डोमिनल पेन, टायर्डनेस, है ना, बॉडी पेन। तो ये सारे क्या है इसके बेटा सिम्टम्स है। और फीवर जो होता है इसका देखा यहाँ पे, सडन ऑनसेट ऑफ हाई फीवर विच में लास्ट फॉर 4 to 5 डेज, मतलब 4 to 5 डेज के लिए फीवर ये हो सकता है। तो काफी ज्यादा हाई फीवर वाली कंडीशन देखने को मिलती है इसमें। तो ये फोर्थ वाला जो पॉइंट बोला बेटा मैंने कि आईबॉल मूवमेंट में डिफिकल्टी होती है, काफी ज्यादा पेन होता है, तो ये इसका एक साइन है। इसको आप मार्क कर लेना, ये इसका एक साइन है, इंपॉर्टेंट एक इंडिकेशन है इस डिजीज का। तो डॉक्टर जब आप चेक करता है तो जिस टाइम पे जनरली ये डेंगू स्प्रेड होता है आसपास के सराउंडिंग में, तब डॉक्टर इस साइन को देख के डिजीज को रिकॉग्नाइज करता है, डिटेक्ट करता है, ठीक है। इसके बाद बेटा प्रिवेंशन क्योर क्या है, तो ये भी आप समझ सकते हो कि मॉस्क्यूटो बेटा कहाँ ब्रीड करते हैं, मॉस्क्यूटो हमेशा वाटर में ब्रीड करते हैं, इनको मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। तो जहां पर भी स्टैग्नेशन वाटर, ठीक है बेटा। इसके बाद में 4th नंबर का पॉइंट दिख रहा है आपको, पेन बिहाइंड दी आई, ठीक है। तो मैंने बताया आपको कि आई बॉल मूवमेंट में डिफिकल्टी होती है इस डेंगू डिजीज में, है ना, आंखों को मूव करने में थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है, आई बॉल मूवमेंट में डिफिकल्टी होती है, और साथ ही साथ पेन होता है। तो यही एक साइन है इस डिजीज का इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आप इसको मार्क कर लेना, कई बार इससे क्वेश्चन बन जाता है। वॉमिटिंग और नोजिया, ये तो एक कॉमन इंडिकेशन है, आपको पता है। इसके बाद आप प्रिवेंशन एंड क्योर कैसे कर सकते हैं, कैसे अपन अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं इस डिजीज से, डेंगू से। तो जैसा कि आपको पता है ये डिजीज मॉस्क्यूटो के थ्रू होती है, और मॉस्क्यूटो का नाम इंपॉर्टेंट है बेटा। तो मॉस्क्यूटो का नाम क्या है, मॉस्क्यूटो का नाम है एडिस एजिप्टी, ठीक है। और ये एडिस एजिप्टी किस वायरस को कैरी करती है, तो वायरस का नाम क्या है बेटा, डेंगू डिजीज के डैन 1 एंड डैन 2 वायरस, ठीक है। तो 2 स्ट्रेन इसके, 1 एंड 2 स्ट्रेन। तो कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं बेटा, तो ये डिजीज मॉस्क्यूटो के थ्रू ट्रांसमिट हो रही है, मतलब इस एडिस एजिप्टी के थ्रू हो रही है, और ये एडिस एजिप्टी डैन 1 या फिर डैन 2 वायरस को कैरी करता है, मतलब यही वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यही वो वेक्टर है जो कि डिजीज कॉजिंग एजेंट को कैरी करता है, ठीक है। हमने पढ़ा ना वेक्टर क्या होता है। तो इस मॉस्क्यूटो की ब्रीडिंग को अगर हम रेस्ट्रिक्ट करते हैं, इनकी पॉपुलेशन या फिर इनकी नंबर को अगर हम कम कर देते हैं, तो भी ये डिजीज होने के चांसेस काफी कम होते हैं हमारे सराउंडिंग में। तो फर्स्ट लिखा है बेटा अवॉइड वाटर स्टेग्नेशन, जहां जहां जगह पर भी पानी जमा होता है उन जगह को क्या करना चाहिए बेटा, डिस्कार्ड करना चाहिए, जमा हुआ पानी को क्या करना चाहिए, डिस्कार्ड कर देना चाहिए। और अगर
जैसे पॉन्ड्स है, वेल है, जहां पर वाटर स्टोरिंग बॉडी है, तो इन जगह पर क्या करना चाहिए हमें, इन जगह के लिए हम कुछ, एक फिश होती है बेटा, इन मॉस्क्यूटो के जितने भी लार्वाज होते हैं उनको फीड करती है वो फिश। तो उस फिश का नाम कई बार आपको ऑप्शन दिख जाता है प्रिवेंशन में, तो उस फिश का नाम है गैम्बूशिया फिश। 8th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा गैम्बूशिया फिश, GAMBUSIA, गैम्बूशिया फिश। तो ये गैम्बूशिया फिश को भी यूज करते हैं। तो ये फिश जितने भी मॉस्क्यूटो होते हैं उनके लार्वा को फीड कर लेती है, ठीक है। तब क्या होते हैं, ये लार्वा जो है मॉस्क्यूटो में डेवलप नहीं हो पाते और ये हमें डिजीज भी कॉज नहीं कर पाते। इसके बाद में बेटा यहाँ पर जैसे जितने भी पॉन्ड्स है, वेल है, इसके अंदर हम केरोसिन को भी स्प्रे कर सकते हैं, है ना। वेल में तो नहीं, लेकिन पॉन्ड्स में हम स्प्रे कर सकते हैं केरोसिन को। तो केरोसिन की वजह से भी बेटा क्या होता है, केरोसिन वाटर की सरफेस टेंशन को कम कर देता है, इसलिए जितने भी मॉस्क्यूटो के लार्वाज होते हैं वो पानी में डूब जाते हैं, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पर प्रिवेंशन की ओर लिखा बेटा, डिस्ट्रॉय डिस्कार्डेड ऑब्जेक्ट लाइक ओल्ड टायर बॉटल्स। तो ओल्ड टायर बॉटल्स, इनमें क्या होता है बेटा, रेनी सीजन में इन सब के अंदर पानी भर जाता है और वहीं मॉस्किटो ब्रीड कर लेते हैं। तो इन चीजों में जितने भी ओल्ड ऑब्जेक्ट्स होते हैं आपको चेक करना चाहिए कि उनमें वाटर तो कलेक्ट नहीं हो गया, ठीक है। तो अगर वाटर कलेक्ट है तो उसको डिस्कार्ड कर देना चाहिए। नेक्स्ट लिखा है यूज मॉस्किटो रिपेलेंट्स। बेटा कुछ केमिकल्स होते हैं, कुछ मॉस्किटो रिपेलेंट्स होते हैं जो कि जितने मॉस्किटोज होते हैं उनको हमसे दूर रखते हैं। साथ ही साथ हम लॉन्ग स्लीव वाले क्लोथ्स को यूज कर सकते हैं, ठीक है। मॉस्किटो क्रीम होती है उसको यूज कर सकते हैं, मॉस्किटो नेट यूज कर सकते हैं, ठीक है। ऑल आउट वगैरह जो आप देखते हो वो सब मॉस्किटो रिपेलेंट्स ही होते हैं। कॉइल यूज कर सकते हैं, मॉस्किटो कॉइल। इसके बाद नेक्स्ट लिखा है बेटा 5th नंबर का पॉइंट, यूज मॉस्किटो नेट्स आल्सो ड्यूरिंग डे टाइम। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि इसका जो मॉस्किटो है वो डे टाइम में ज्यादा एक्टिव होता है। तो मेनली ये कब बाइट करते हैं ये मॉस्किटो, डे टाइम में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, 5th नंबर का पॉइंट कर लेना इसको स्टार मार्क। नेक्स्ट लिखा है बेटा इसका और क्या प्रिवेंशन कर सकते हैं, तो अवॉइड आउटडोर एक्टिविटीज। अगर आपके सराउंडिंग में डेंगू फैल रहा है, स्प्रेड हो रहा है, तो आपको आउटडोर एक्टिविटी कम करनी चाहिए, बाहर कम जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि मेनली इसके जो मॉस्किटोज होते हैं वो डे टाइम में बाइट करते हैं और साथ ही साथ डार्क प्लेस में ज्यादा ये दिखने को मिलते हैं। क्लियर बेटा। और वाटर बॉडीज के आसपास की भी एक्टिविटीज जो है आउटडोर एक्टिविटीज, उसको भी साथ ही साथ अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या क्या देखा बेटा डेंगू डिजीज में, सबसे पहले डेंगू डिजीज के हमने वायरस का नाम देखा। तो वायरस में हमने 2 स्ट्रेन पढ़े बेटा, डैन 1 एंड डैन 2। इसके बाद सिम्टम्स देखे हमने, तो सिम्टम्स कॉमन इंडिकेशंस देखे जो कि हर डिजीज में होते हैं, जैसे फीवर, हेडेक, जॉइंट पेन, बॉडी पेन, ये सब हर डिजीज के अंदर देखने को मिलते हैं। वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, तो ये जनरली दिखते हैं हमें बहुत सारी डिजीज में। इसका जो मेन साइन है इस डिजीज का वो क्या है बेटा, आई बॉल मूवमेंट में डिफिकल्टी, है ना, पेन बिहाइंड दी आई बॉल, ये इसका एक इंपॉर्टेंट साइन है, ठीक है। तो इसी के थ्रू डॉक्टर ऑब्जर्व करता है और रिकॉग्नाइज करता है, डिटेक्ट करता है डिजीज को। इसके बाद में बेटा क्या क्या प्रिवेंशन कर सकते हैं, तो जहां जहां भी पानी जमा होता है उन पानी को या फिर उन ऑब्जेक्ट से हम वाटर जितना भी कलेक्ट है उसके अंदर उसको डिस्कार्ड कर सकते हैं। मॉस्किटो की ब्रीडिंग को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। उसमें हम केरोसिन यूज कर सकते हैं या फिर एक फिश होती है बेटा गैम्बूशिया फिश, उसको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, जैसे पॉन्ड्स में, वेल में, इन सब में उन फिशेस को इंट्रोड्यूस करा जा सकता है। और ये फिश क्या करती है बेटा, जितने भी मॉस्किटो के लार्वाज होते हैं उन्हें फीड कर लेती है। साथ ही साथ कुछ केमिकल्स यूज कर सकते हैं जिसे बोलते हैं हम मॉस्किटो रिपेलेंट्स, जैसे ऑल आउट, मॉर्टिन वगैरह आप देखते हो ना एड टीवी में, वो सारे क्या होते हैं बेटा मॉस्किटो रिपेलेंट्स होते हैं। कुछ क्रीम होती है मॉस्किटो क्रीम, वो यूज कर सकते हैं। लॉन्ग स्लीव के कपड़े पहन सकते हैं और आउटडोर एक्टिविटीज को अवॉइड कर सकते हैं। तो मेनली ये इसके जो मॉस्किटो है वो डे टाइम में एक्टिव होते हैं, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसके जो मॉस्किटो होते हैं वो डे टाइम में बाइट करते हैं। तो ये इस डिजीज से अगर
कोई हेल्दी पर्सन इन्फेक्टेड होता है, ठीक है, तो कब इन्फेक्टेड होता है? डे टाइम में, ठीक है। तो इस पॉइंट का थोड़ा सा ध्यान रखना, दिमाग में रखना इस पॉइंट को, ठीक है बेटा। इसके बाद में यहाँ पे दे रखा है बेटा डेंगू के टाइप दे रखे हैं। डेंगू दो टाइप का दे रखा है, फर्स्ट डेंगू फीवर, सेकंड डेंगू हीमोरेजिक फीवर। तो फर्स्ट डेंगू फीवर में क्या होता है बेटा? हाई फीवर देखने को मिलता है, साथ ही साथ मसल पेन और जॉइंट पेन देखने को मिलता है, ठीक है। पेन बिहाइंड द आईज, है ना, ये सब सिम्टम्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। डेंगू हीमोरेजिक फीवर में क्या होता है बेटा? डेंगू हीमोरेजिक फीवर में यहाँ पे क्या होता है बेटा? प्लेटलेट्स के नंबर काफी कम हो जाते हैं। डेंगू हीमोरेजिक फीवर जो है एक एडवांस फॉर्म है डेंगू की, एक सीवियर फॉर्म है डेंगू की, ठीक है। ये प्राइमरी फॉर्म है और ये जो है थोड़ी सी एडवांस फॉर्म है, थोड़ी सीवियर फॉर्म है, ठीक है। तो इसमें जो है हमें हेमोरेजिक कंडीशन देखने को मिलती है, प्लेटलेट्स के नंबर काफी कम हो जाते हैं बेटा इसमें, ठीक है। डेंगू हेमोरेजिक फीवर में क्या होते हैं? जितने भी प्लेटलेट्स होती है हमारी, जो कि ब्लड क्लॉटिंग करने का काम करती है, हमारी बॉडी में खून को रोकने का काम करती है, तब जब अगर डेंगू हेमोरेजिक फीवर होता है, ठीक है, एडवांस कंडीशन होती है जब डेंगू फीवर की, तब क्या होता है? इसमें प्लेटलेट्स के नंबर काफी कम हो जाते हैं, और प्लेटलेट्स के नंबर काफी कम होने से बेटा क्लॉट बनने में काफी टाइम लगता है, ठीक है, खून को रुकने में काफी देर लगती है। तो ये इसका साइन है, नीचे लिखा हुआ भी है। ये सब तो होता ही है, जैसे हमने इससे पहले वाली फॉर्म में देखा डेंगू फीवर में हेडेक, पेन इन आई बॉल, जॉइंट पेन, मसल पेन, और साथ ही साथ साइन ऑफ ब्लीडिंग। तो अगर आपको चोट लग जाती है तो जो कि प्लेटलेट्स होती है आपकी ब्लड को रोकने का काम करती है, क्लॉट बनाने का काम करती है, उसके नंबर इस डेंगू हेमोरेजिक फीवर में काफी कम हो जाते हैं, ठीक है। तो ब्लड लॉस काफी ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से एक पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। रेड टाइनी स्पॉट्स, बॉडी पे छोटे छोटे से रेड स्पॉट्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। ब्लीडिंग फ्रॉम नोज एंड गम्स और नोज से ब्लीडिंग देखने को मिलती है। तो बेटा ये इसके टाइप्स है। हमने स्टार्टिंग में देखा डेंगू डेन12 वायरस के थ्रू होती है। सेकंड देखा बेटा हमने ट्रांसमिशन कैसे होता है, तो ट्रांसमिशन इसका वेक्टर के थ्रू होता है, ठीक है ना। और वेक्टर क्या है इसका बेटा? तो एक मॉस्किटो है जिसका नाम है एडिस एजिप्टी। इसके बाद थर्ड देखा बेटा हमने क्या इसके सिम्टम्स है, तो सिम्टम्स कॉमन है, जैसे हाई फीवर, ठीक है, बॉडी पेन, हेडेक, एब्डोमिनल पेन, टायर्डनेस, ये सब है। इसके बाद में हमने इसका एक साइन देखा इंपॉर्टेंट, तो क्या देखा? पेन बिहाइंड दी आई बॉल। तो जो आई बॉल होता है उसके पीछे काफी ज्यादा पेन होता है, उसको मूव करने में आई बॉल को काफी ज्यादा डिफिकल्टी होती है। इसके बाद में हमने प्रिवेंशन देखा, तो जितने भी जगह जहां पर वाटर स्टेग्नेशन होता है, जहां पर रुका हुआ पानी होता है, उसको क्या करना चाहिए? हमें चेक करना चाहिए वहां पे मॉस्किटो ब्रीड तो नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट केरोसिन स्प्रे कर सकते हैं, जिन जगह पर भी वाटर बॉडीज है वहां पर आप केरोसिन स्प्रे कर सकते हैं। साथ ही साथ एक फिश को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जिसका नाम है गैम्बूशिया फिश, ठीक है। मॉस्किटो रिपेलेंट्स कुछ केमिकल्स यूज कर सकते हैं, लॉन्ग स्लीव से कपड़े पहन सकते हैं, मॉस्किटो नेट्स को यूज कर सकते हैं डे टाइम में। और डे टाइम में क्यों? क्योंकि इसका जो मॉस्किटो है वो डे टाइम में एक्टिव होता है, डे टाइम में बाइट करता है किसी भी हेल्दी पर्सन को, ठीक है। आउटडोर एक्टिविटीज को अवॉइड करना चाहिए, और जो वाटर बॉडीज है उनके पास की भी आउटडोर एक्टिविटीज को अवॉइड करना चाहिए। इसके बाद बेटा हमने देखा कि डेंगू जो है दो टाइप का होता है, एक थोड़ी सी प्राइमरी फॉर्म है और दूसरी जो है एडवांस फॉर्म है। तो प्राइमरी फॉर्म में कुछ कॉमन हमें सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे हाई फीवर, हेडेक, और साथ ही साथ पेन बिहाइंड दी आई बॉल एंड मसल एंड जॉइंट पेन। इसके बाद में जो हेमोरेजिक फीवर है इसका, जो कि एक एडवांस फॉर्म है, इसमें हमें क्या देखने को मिलता है? यहाँ पर प्लेटलेट्स के नंबर काफी कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लीडिंग होती है, और ब्लीडिंग की वजह से अगर ब्लीडिंग ज्यादा हो जाती है तो ब्लड लॉस ज्यादा हो जाएगा किसी भी पेशेंट का, और जब ज्यादा ब्लड लॉस हो जाएगा तो पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो ये दो टाइप है, ठीक है, डेंगू फीवर एंड डेंगू हेमोरेजिक फीवर। ठीक है बेटा, आज की क्लास में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। इसके बाद का जो पार्ट है हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हमने आज की क्लास में जितनी भी 3 डिजीज पढ़ी है, पोलियो, इन्फ्लुएंजा
एंड डेंगू, इसको आप अच्छे से लर्न कीजिए, 2-3 बार पढ़िए, फटाफट आपको याद हो जाएगा। और साथ ही साथ जब ये हम चैप्टर खत्म कर लेंगे, ये सारा डिजीज वाला पार्ट खत्म कर लेंगे, तब आपको क्या करना है, एक चार्ट बनाना है जहां पर एक कॉलम में आपको डिजीज का नेम, दूसरे कॉलम में आपको बोलते हैं ये मोड पैथोजन का नाम, तीसरे कॉलम में मोड ऑफ ट्रांसमिशन, फिर इसके बाद में चौथे कॉलम में आपको सिम्टम्स, और पांचवें कॉलम में आपको प्रिवेंशन क्योर की एक लिस्ट बना के एक साथ रख लेनी है। तो जब भी आपको पढ़ना होगा, जब भी आपको रिवाइज करना होगा, तो आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनको याद कर सकते हैं इजीली। ठीक है, तो तब तक के लिए आप इन डिजीज को, 3 डिजीज को लर्न करना, और साथ ही साथ लर्न करते चलोगे, हम 2-2, 3-3 डिजीज ही पढ़ेंगे, साथ ही साथ लर्न करते चलोगे तो आपको एक साथ बर्डन नहीं आएगा, वरना आपको एक साथ जब पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे और याद भी नहीं होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाहर कम निकलिए और अपने आसपास हाइजीन मेंटेन कीजिए। ठीक है, अगर बाहर जाते हैं तो आके कम से कम शावर ले लीजिए एक बार, है ना, सैनिटाइजर यूज कीजिए, बॉडी क्या बोलते हैं, मास्क का यूज कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड लक।